बात आइसलैंड पर बनी एक फैसिलिटी से होती है जहां एक साइंटिस्ट किसी वायरस पर रिसर्च करता दिखाया जाता है। अचानक उसकी बॉडी में अजीब बदलाव आते हैं और वो खुद गन निकालकर अपने आप को ही शूट कर लेता है, जिसके बाद सीन कट होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर डॉक्टर स्वान को दिखाया जाता है, जो इस टाइम आइसलैंड पर मौजूद एक वायरस जो कि अभी बर्फ में जमा हुआ था उसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। लेक्चर के बाद एक सीनियर डॉक्टर आकर डॉक्टर स्वान को बताते हैं कि हमारा आइसलैंड वाले साइंटिस्ट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मुझे डर है कि उसकी जान को वहाँ कोई खतरा हो सकता है, और वैसे भी उसने मुझे आखिरी कॉल में ये बताया था कि उसके हाथ कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लगी है, हमें वो इंफॉर्मेशन भी हर हाल में चाहिए। इसीलिए वो डॉक्टर स्वैन के साथ साथ उनके बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर माइकल को भी इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आइसलैंड भेजने का फैसला करते हैं। वहाँ जाकर ये दोनों पहले डॉक्टर को ढूंढते हैं जिसका अब कुछ पता नहीं था, पर इन्हें यहाँ होने वाली रिसर्च को कंटिन्यू करने पर पता चलता है कि वो वायरस जो आइसलैंड पे फ्रीज था उनके रिसर्च के लिए मेल्ट करने पर तेजी से फैलने लगा। ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इस रिसर्च फैसिलिटी में आने की वजह से ये दोनों भी अब उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। ये खबर लेकर ये लोग वापस आ जाते हैं और आते ही इन्हें सबसे अलग कर दिया जाता है, इस डर में कि कहीं इनसे वायरस फैलने न लग जाए। इन्फेक्टेड होने की वजह से इन दोनों की तबीयत काफी बिगड़ रही थी, पर टेस्ट होने पर इनकी बॉडी में जब खास चेंजेस नहीं देखे गए तो इन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि स्वैन अपनी रिपोर्ट खुद देखना चाहते थे, पर प्रोफेसर ने डॉक्टर स्वैन को कहा कि इसकी जरूरत नहीं और दोनों को ही घर भेज दिया। माइकल घर जाते ही अपनी फ्रेंड से मिला और जब वो गले मिल रहा था तभी अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, वो उसकी गर्दन पे काटने लगा। लेकिन अगले ही सेकंड उसे रियलाइज हुआ कि ये सब उसका वहम था। अपने ही वहम से वो इतना डर गया था कि उसे खौफ था कि कहीं वो अपने दोस्त को नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो सख्ती से अपने दोस्त को अपने घर से भेज देता है। थोड़ी देर गुजरती है और माइकल अपनी बॉडी में और भी ज्यादा चेंजेस फील करने लग जाता है। जिस तरह माइकल जब एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था तो उसे फील हुआ कि वो काफी दूर तक की आवाजें भी सुन पा रहा है, साथ ही साथ उसके देखने की सलाहियत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। माइकल ये सारी बातें स्वैन को बताता है तो डॉक्टर स्वैन उसे कहते हैं, इतना मत सोचो, ये सब तुम्हारा वहम है। देखो, मैं भी सेम ही वायरस से इन्फेक्टेड हूँ, लेकिन मुझे अपनी बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस नजर नहीं आ रहे। काफी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन माइकल स्वैन को कॉल करके बुलाता है एक ऐसे घर में जहाँ पर माइकल रहता ही नहीं था। स्वैन जल्दी से वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था, वो भी इतने बुरे तरीके से कि जैसे किसी ने उसके ऊपर हमला किया हो, किसी जानवर ने उसके ऊपर हमला किया हो। माइकल भी उसके सामने बैठा बहुत परेशान था। उसने डॉक्टर स्वैन को बताया कि मैं इस लड़की की मदद करने के लिए इसे बाहर से घर लेकर आया था, वहाँ पर लड़के इसे तंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने इसे नहीं मारा। ये देखते हुए डॉक्टर स्वैन पुलिस को कॉल करने लगते हैं तो माइकल उसे रोक देता है और कहता है कि इस तरह सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा, तुम पुलिस को कॉल ना करो। माइकल की बात मानते हुए स्वैन घर तो चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक वही मर्डर चल रहा था, इसलिए सुबह होने पर उसने पुलिस स्टेशन जाकर उस मर्डर की रिपोर्ट कर दी और ऐसे सबसे पहले पुलिस वालों ने उसे ही पकड़ लिया एक जुर्म को छुपाने के जुर्म में, और माइकल को पकड़ने के लिए भी उन्होंने टीम भेज दी। यहाँ पर हम माइकल को देखते हैं जो सुनसान वीरान रास्ते पर एक लड़की का पीछा करने लग जाता है, और जब वो लड़की एक टनल तक पहुंचती है तो वहां जाते ही वो उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, और इतनी ही देर में पुलिस वाले भी यहाँ पर माइकल को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इस लड़की को बचाने के लिए वो माइकल के ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियों का भी अब माइकल पर असर नहीं हो रहा था। उसने तो उल्टा पुलिस वालों के ऊपर ही हमला कर दिया और उसे बहुत मुश्किल से ये लोग पकड़कर पुलिस स्टेशन तक लाए। यहाँ लाने के बाद डॉक्टर स्वैन को माइकल की सारी हालत के बारे में बताया गया कि किस तरह पहले माइकल ने एक लड़की के ऊपर हमला किया था, और फिर जब पुलिस ने उसके ऊपर गोलियां चलाई तो उस पर गोलियों का भी असर नहीं हुआ और उसने पुलिस वालों पर भी हमला किया। स्वैन को अब समझ आ गया था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ये सब माइकल नहीं कर रहा, उसके अंदर मौजूद वायरस ये सब उससे करवा रहा है। थोड़ी देर में डॉक्टर स्वैन को खबर मिलती है कि सिर्फ माइकल ही नहीं बल्कि बहुत से और लोग भी ऐसे हैं जो इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जैसा कि एक डेंटिस्ट। अभी ये लोग कम थे। जब इन लोगों के बारे में डॉक्टर स्वैन माइकल से पूछते हैं तो माइकल बताता है कि डेंटिस्ट के पास मैं इलाज करवाने गया था और बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। यहाँ स्वैन ये अंदाजा लगा लेता है कि अगर माइकल डेंटिस्ट के पास गया होगा तो जरूर डेंटिस्ट भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया होगा और उसने आगे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर दिया होगा, यानी ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैल रहा है। अब डॉक्टर स्वैन खुद माइकल के पास आते हैं और उससे बातचीत कर पता चलाने की कोशिश करते हैं कि जब वो दूसरों के ऊपर हमला करता है या उन्हें मारता है तो उस टाइम उसके पीछे सोच क्या होती है उसकी। लेकिन यहाँ पर माइकल डॉक्टर स्वैन को भी कुछ नहीं बताता और गुस्से में उसी के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि तुमने मुझे धोखा दिया है। माइकल की ताकत इतनी थी कि डॉक्टर स्वैन अपने आप को बचा नहीं पाए। उन्हें बचाने के लिए यहाँ काफी सारे ऑफिसर्स आए, लेकिन वो भी माइकल पे कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश किया गया और यहाँ से ले जाया गया।
अब सीन कट होकर हमें एक व्लॉगर को दिखाया जाता है। वो लड़की यूट्यूब पर वीडियोस बनाती है और आजकल क्योंकि माइकल का केस बहुत ज्यादा न्यूज में वायरल हो रहा था तो वो खुद भी इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसे अपने व्लॉग के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी जो बाकी सभी न्यूज चैनल्स के पास ना हो, जिसके लिए वो एक पुलिस ऑफिसर को पैसे देकर उससे न्यूज ले रही थी माइकल की। अब वो उसी पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेते हुए माइकल के रूम तक भी पहुंच जाती है जहाँ पर इस टाइम माइकल को बेहोश करके रखा गया था। ये लड़की यहाँ माइकल से बात करती है और उससे उन इंसानों के बारे में पूछने लगती है जिनका उसने मर्डर किया। वो पूछती है कि क्या जिन लोगों को आपने मारा उनसे आपकी कोई दुश्मनी थी। ये सारी बातें सुनकर माइकल गुस्से से पागल हो जाता है और उसके दांत बड़े बड़े किसी मॉन्स्टर के दांतों में बदलने लग जाते हैं। अब तो वो ना बिहेव इंसानों जैसा कर रहा था और ना ही दिखने में इंसानों जैसा लग रहा था। वो लड़की डर कर चिल्ला देती है और यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं माइकल को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन माइकल अपने एक ही हाथ से सबको दूर गिराता जा रहा था। डॉक्टर स्वैन भी जल्दी से माइकल को देखने के लिए आए और जो उन्होंने देखा अपनी आंखों पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनके बड़े बड़े वैम्पायर वाले दांत थे जिससे वो एक पुलिस ऑफिसर को भी गर्दन पर काट लेता है और उसका खून चूसने लग जाता है। अब ये लोग माइकल को शूट करना शुरू कर देते हैं तो माइकल एक गार्ड को अपनी गोद में उठा लेता है और उसी के ऊपर सारी गोलियां लेते हुए यहाँ से आजाद होकर भागने की कोशिश करता है। माइकल की ऐसी हालत देखते हुए स्वैन को अपनी फैमिली की फिक्र होने लग जाती है क्योंकि माइकल स्वैन का गुस्सा उतारने के लिए उनके साथ कुछ भी कर सकता था। इसलिए ऑफिसर से 2 घंटे का प्रोल लेकर यानी जेल से 2 घंटे की छुट्टी लेकर एक तरह की वो अपने घर वालों के पास जाता है। रास्ते में उसने घर काफी कॉल्स की लेकिन किसी ने उसकी कॉल नहीं उठाई तो उसने फौरन पुलिस को कॉल करके अपने घर ऑफिसर्स भेजने को कहा। इतने में वो खुद भी घर पहुंच गया जहाँ जाकर उसे उसका बेटा तो मिल गया, लेकिन उसे अपनी वाइफ कहीं नजर नहीं आ रही थी। एकदम से उसे किसी अजीब सी चीज की चिल्लाने की आवाज आई। ऊपर जाकर उसने देखा तो उसकी वाइफ भी एक वैम्पायर बन चुकी थी क्योंकि वो भी माइकल से मिली थी। वैम्पायर बनी स्वैन की वाइफ अपने ही बेटे के ऊपर जब हमला करने वाली थी तो स्वैन दरमियान में आकर उसी को ही मार देता है और अपने बेटे को बचा लेता है। इतनी देर में पुलिस भी यहाँ आ जाती है और उसी की वाइफ के खून के जुर्म में वो स्वैन को पकड़ लेते हैं। अब स्वैन जेल में था लेकिन तभी वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के लोग आते हैं और स्वैन को वहां से निकाल कर ले जाते हैं क्योंकि स्वैन एक साइंटिस्ट था और उसे ही उस वायरस के बारे में पता था जो वायरस अभी तेजी से माइकल और माइकल जैसे लोगों में फैल रहा था और लोगों को वैम्पायर बना रहा था। यहाँ पर जब ब्लॉगर को स्वैन के वाइफ की मर्डर की खबर मिलती है तो वो स्वैन के घर पर जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है जिससे इस केस का एक दूसरा रुख खुलने लग जाता है कि माइकल जो सभी लोगों को मार रहा था वो एक साइंटिस्ट था और डॉक्टर स्वैन उन्हीं के दोस्त थे। नेशनल सिक्योरिटी वाले डॉक्टर स्वैन से उस वायरस के बारे में पूछना चाहते थे और उसे रोकने की कोशिश में वो डॉक्टर स्वैन की मदद चाहते थे। डॉक्टर स्वैन उनकी मदद करने को तो मान जाते हैं लेकिन वो कहते हैं कि उससे पहले मुझे मेरा बेटा मेरे पास चाहिए। अगर नेशनल सिक्योरिटी वाले इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने लगे थे तो साफ मतलब था कि वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है। दूसरी तरफ हम दोबारा माइकल को देखते हैं जो रात में अपने शिकार के लिए निकला था क्योंकि वो वैम्पायर बन चुका था तो अब उसकी भूख खून ही मिटा सकता था। उसे एक लड़की भी मिल जाती है, वो उस पर हमला करने ही वाला होता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़की अंधी है जिसकी वजह से वो इस लड़की के ऊपर हमला नहीं करता, उल्टा इस लड़की की ही मदद कर देता है। इससे साफ जाहिर था कि वैम्पायर बनने के बावजूद भी माइकल एक अच्छा इंसान भी था। दूसरी तरफ नेशनल एजेंसी वाले हर तरह से इस खबर को रोकना चाह रहे थे कि वायरस के फैलने की वजह से लोग वैम्पायर बन रहे हैं, इसलिए वो हर कत्ल का इल्जाम माइकल के ऊपर डालने लग जाते हैं और लोगों को झूठ में रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ नेशनल एजेंसी के लोग डॉक्टर स्वैन को एक लैब तैयार करके देते हैं जहाँ पर वो इस वायरस का एंटीडोट बनाएंगे और यहीं पर डॉक्टर स्वैन के लिए उनकी असिस्टेंट को भी बुला दिया जाता है। डॉक्टर स्वैन इतने मुश्किल माहौल में अपनी एक दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। अब हम माइकल की फ्रेंड को देखते हैं जो काफ़ी मर्तबा माइकल से मिल चुकी थी जिसकी वजह से वायरस अब उसको भी इन्फेक्टेड कर रहा था। वो भी थोड़ी तकलीफ सहने के बाद एक वैम्पायर बन जाती है और सबसे पहले अपनी बहन के ऊपर हमला करके उसका खून पीती है। यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट ये भी पता चलता है कि डॉक्टर स्वैन की एक एक्स वाइफ भी थी और इस टाइम डॉक्टर स्वैन का जो बेटा था वो उनकी एक्स वाइफ का ही था। वो व्लॉगर जो इस सारे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जिसने इस केस के अंदर डॉक्टर स्वैन को भी एंटर कर दिया था, वो जाकर डॉक्टर स्वैन की एक्स वाइफ का इंटरव्यू लेती है। तो इंटरव्यू के दौरान वो लेडी अपने बच्चे की मांग कर लेती है और साफ लफ्जों में कहती है कि डॉक्टर स्वैन के पास मेरा बच्चा महफूज नहीं। अब पब्लिक के प्रेशर में आकर डॉक्टर स्वैन को अपनी एक्स वाइफ से मिलना पड़ता है लेकिन वो अपनी एक्स वाइफ के हवाले अपने बेटी को नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी एक्स वाइफ की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी। यहाँ पर माइकल को भी स्वैन के साथ जो कुछ हो रहा था उसका पता चलता है कि स्वैन की वाइफ मर गई है
उसकी एक्स वाइफ तो उससे बेटे की डिमांड कर रही है और स्वैन आजकल बहुत परेशान है। इसलिए माइकल को लगता है कि इस टाइम उसे स्वैन के साथ होना चाहिए, क्योंकि बचपन से अब तक हर चीज में ये दोनों एक साथ हुआ करते थे। माइकल अब स्वैन से मिल नहीं आ रहा था कि नेशनल एजेंसी के लोगों की नजर माइकल के ऊपर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए पूरी सिक्योरिटी को बुला लेते हैं। यहाँ पर एजेंसी के लोग डॉक्टर स्वैन को भी लेकर आए थे ताकि उनके जरिए माइकल को ट्रैप किया जा सके। लेकिन जब तक ये लोग लोकेशन पर पहुंचे तो इन्हें वहाँ करीबी जंगलों में माइकल के बजाय अपने ही ऑफिसर की लाश मिली, जिसे जरूर माइकल ने ही मारा था। स्वैन जानता था कि माइकल अभी यहीं कहीं छुपा होगा। एजेंसी के लोग माइकल को मारने की प्लानिंग कर देते हैं तो स्वैन साइड पर जाकर जल्दी से माइकल को कॉल करके बता देता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। माइकल वहाँ से भाग जाता है और एजेंसी के हाथ कुछ नहीं रहता। अब एजेंसी के लोग डॉक्टर स्वैन पर ही नाराज हो रहे थे क्योंकि माइकल को भगाने में उनका हाथ था इस चीज का उनके पास, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं था। इसलिए एजेंसी वाले एक और मर्तबा डॉक्टर स्वैन को मौका देते हैं और उन्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त देते हैं माइकल को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर स्वैन का जो गार्ड था वो भी वैम्पायर बन चुका था। लैब के अंदर जैसे ही वो डॉक्टर स्वैन के असिस्टेंट के ऊपर हमला करता है तो डॉक्टर स्वैन की असिस्टेंट को बचाने के लिए उस गार्ड को मार दिया जाता है और इससे डॉक्टर स्वैन सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि एक एक करके उनके अपने ही लोग मारे जा रहे थे। वो वायरस तेजी से फैलने लगा था। यहाँ पर अब स्वैन एजेंसी वालों से कहता है, ठीक है मैं माइकल को पकड़ने जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर कि मैं अकेला ही जाऊंगा। एजेंसी वाले उसकी बात मान जाते हैं और डॉक्टर स्वैन डॉक्टर माइकल से मिलने के लिए जाता है। वो डॉक्टर माइकल को बताता है कि ये वायरस कितना तेजी से फैल रहा है और इंसान कितनी जल्दी वैम्पायर्स में बदल रहे हैं, ऐसे दूसरे इंसानों को भी खतरा है, तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को एजेंसी के हवाले कर दो ताकि तुम्हारा इलाज भी किया जा सके और एंटीडोट भी बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर माइकल एजेंसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। अब जिस टाइम डॉक्टर स्वैन और माइकल बात ही कर रहे थे उसी टाइम पीछे से एजेंसी का एक गार्ड माइकल के ऊपर गोली चला देता है। यानी एजेंसी वालों ने स्वैन की बात नहीं मानी थी, उन्होंने स्वैन के पीछे अपने गार्ड्स भेज दिए थे और इस तरह माइकल को लगा कि स्वैन एक मर्तबा फिर उसे धोखा दे रहा था। शुक्र था कि उस हमले से माइकल बच गया और बचाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सारे वैम्पायर्स ही थे, जो इस टाइम सारे मिलकर माइकल के पास आ रहे थे। माइकल के पास आकर ये सभी वैम्पायर्स कहते हैं, तुम हमारे लीडर हो क्योंकि तुम हम में सबसे पहले वैम्पायर बने हो। अगर हम लोग ऐसे अकेले अकेले रहे तो इंसान बड़ी आसानी से हमें मार देंगे, हमें अपने सर्वाइवल के लिए इंसानों से लड़ना होगा। माइकल को इन लोगों की बातें समझ आ जाती हैं और वो सभी वैम्पायर्स का लीडर बन जाता है, वो भी स्वैन के सामने। स्वैन बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो एजेंसी आते ही अपनी बॉस से पूछता है कि आपने हमारे पीछे गार्ड्स क्यों भेजे। उसकी बॉस साफ इनकार कर रही थी कि मैंने कोई गार्ड्स नहीं भेजे, हालांकि उनके मुंह से लग रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। थोड़ी देर गुजरती है, जब वही बॉस घर जाने लगते हैं तो कार ब्लास्ट में उनकी मौत हो जाती है और इस सब के पीछे भी वैम्पायर्स ही थे। बॉस के मरते ही इस एजेंसी को लीड करने के लिए एक जर्नल को भेज दिया जाता है। जो जर्नल यहाँ का कमांड हासिल करते ही सभी वैम्पायर्स बने लोगों को मारने का हुक्म दे देते हैं। साथ ही उन लोगों को भी मारने का हुक्म दे दिया जाता है जो अभी तक वैम्पायर तो नहीं बने लेकिन वैम्पायर वाले वायरस से जरूर इन्फेक्टेड हैं। स्वैन उन्हें मना करता है कि ये करना बिल्कुल ठीक नहीं। यहाँ दिखाया जाता है कि माइकल ने एक अबेंडेंट यानी खाली घर ढूंढ के अपने सभी वैम्पायर्स को वहां छुपा लिया था। दूसरी तरफ जर्नल को भी एक ऐसी जगह का पता चलता है जहाँ पर कुछ वैम्पायर्स हैं और वो दूसरे लोगों को अपना विक्टिम यानी अपना शिकार बना रहे हैं। उन इंसानों को रेस्क्यू करने के लिए फौरन एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिस ऑपरेशन में उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर वैम्पायर थी जो सबको काट काट के उनका खून पी रही थी। लेकिन यहाँ पर रेंजर्स के आते ही वो खुद भी ऐसी ही एक्टिंग करना शुरू कर देती है कि जैसे वो खुद किसी वैम्पायर की शिकार हो और उन सबको रेस्क्यू कर लिया जाता है, जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी डॉक्टर स्वैन को दे दी जाती है। अब बाकी रेंजर्स के यहाँ से जाते ही यहाँ स्वैन के पास जो गार्ड था, माइकल के फ्रेंड ने सबसे पहले उसके ऊपर हमला किया था, उसे मारकर वो उसका खून पीती है, जिसके बाद वो स्वैन के ऊपर भी हमला कर देती है। इससे पहले कि वो स्वैन को भी काट लेती, पीछे से कुछ लोग उसे शूट करने लग जाते हैं। इन लोगों की आवाज़ें सुनकर वो पहले उन्हीं से निपटने के लिए बाहर निकलती है और जैसे ही बस से नीचे उतरती है तो वो लोग फौरन ही उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए अब उसे यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद यही लोग स्वैन से कहकर बस में बैठे सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं, जिनके ऊपर अभी कुछ देर पहले वैम्पायर ने हमला किया था और इन्हें लगता था कि कुछ ही देर में ये इंसान भी वैम्पायर्स में बदल जाएंगे। इसीलिए ये पागल इंसान यहाँ पर सभी विक्टिम्स को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। अब इस सारे हमले की खबर माइकल को भी हो जाती है और माइकल इसके जवाब में एक वीडियो बनाता है और सारे ही दुनिया वालों को बताता है कि मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ और ना ही मैं लड़ाई को अच्छा समझता हूँ, लेकिन जिस तरह मेरे जैसे लोगों को मारा जा रहा है, मैं उनके बचाव के लिए जरूर एक फौज बनाऊंगा और इंसानों से उनकी हिफाजत करूंगा। ये वीडियो स्वैन को भी दिखाई जाती है और स्वैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लोग फौरन सभी वैम्पायर्स को पकड़ कर मारने का ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ हम माइकल के फ्रेंड को देखते हैं जो किसी तरह उन गुंडों से बचकर जंगल में भाग आई थी, जहाँ पर
उन्हें कुछ और वैम्पायर भी मिल जाते हैं जिनसे वो कहती है कि मुझे माइकल के पास ले जाओ। यहाँ स्वैन को एक और शॉकिंग खबर ये मिलती है कि उसका बेटा भी इन्फेक्टेड हो चुका है और एक वैम्पायर बनने वाला है। वो जानता था कि अगर इस चीज की खबर एजेंसी को हो गई तो एजेंसी वाले फौरन ही उसे मार देंगे, इसीलिए वो अपनी असिस्टेंट के साथ उसे लैब के अंदर ही छुपा लेता है और फिर माइकल से मिलने के लिए निकलता है। अभी वो रास्ते में ही था कि उसे एजेंसी वाले लोग वापस पकड़कर एजेंसी ले आए और उसे उसकी कॉल हिस्ट्री दिखाई गई जिसमें उसने काफी मर्तबा माइकल से कांटेक्ट किया था। इसमें वो कॉल भी थी जब स्वैन ने माइकल को भागने को कहा था एजेंसी के लोगों से बचने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल की असिस्टेंट माइकल के बेटे को लेकर अब उनके एक प्रोफेसर के पास जाने का फैसला करती है जो साइंटिस्ट थे और उसका इलाज कर सकते थे। लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि अब ये साइंटिस्ट भी वैम्पायर बन चुके थे जो उनके ऊपर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी स्वैन की असिस्टेंट यहाँ से उस बच्चे को भगा देती है और आखिर वो वैम्पायर स्वैन की असिस्टेंट के ऊपर हमला कर देता है। जबकि अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्वैन का बेटा अकेला ही जंगलों में भटक रहा था। यहाँ एजेंसी में भी इस चीज की खबर सबको हो गई थी कि स्वैन का बेटा एक वैम्पायर बन चुका है और इन्हें ये भी बात मालूम हो जाती है कि स्वैन ने अपनी असिस्टेंट के जरिए उसे यहाँ से भगा दिया था। इसीलिए वो स्वैन को कहते हैं कि तुम अपने बेटे को और अपनी असिस्टेंट को यहाँ वापस बुलाओगे। लेकिन वो जानता था कि ये लोग उसके बेटे को एक एक्सपेरिमेंट बना के रख देंगे, इसीलिए वो उसे बुलाने के बजाय खुद भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एजेंसी की सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद अब कहानी में आते हैं एक FBI ऑफिसर निकोलस जो स्वैन को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से निकालने में मदद करते हैं और उन्हें आजाद कर देते हैं, ये कहते हुए कि इस टाइम तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत होगी, जब तुम चाहो तो वापस आ जाना। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे को ठीक भी कर सकते हो। उसकी बातों को सुनकर स्वैन बहुत ज्यादा हैरान हुआ तो FBI ऑफिसर ने उसे कहा, मैं नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों की तरह वैम्पायर्स को मॉन्स्टर नहीं समझता बल्कि उन्हें बीमार मानता हूँ और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे तुम्हारी मदद से, इसलिए मैं तो उन्हें खत्म करने के भी खिलाफ हूँ। जबकि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वाले तो उन सबको मारना चाहते हैं। असिस्टेंट की लाश मिलती है जिसे देखकर वो टूट गए थे और अपना बेटा भी कहीं नहीं मिलता। अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बेटे को कहाँ ढूंढे। जबकि जंगल में हम देखते हैं कि उनका बेटा एक PCO के जरिए अपनी मॉम को कॉल करता है और उसकी मॉम उसे यहाँ से आकर ले जाती है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लोग ये पता चला लेते हैं कि इस टाइम स्वैन का बेटा उसकी मॉम के पास है, इसीलिए एक गार्ड को स्वैन के बेटे को लेने के लिए भेजते हैं। लेकिन उसकी मॉम इस गार्ड को मारकर अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ही स्वैन इस घर में आता है यानी अपनी एक्स-वाइफ के घर आता है तो देखता है कि ना तो उसकी वाइफ यहाँ थी और ना ही उनका बेटा, बल्कि यहाँ पर एक मरा हुआ ऑफिसर था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अब वो किसको कॉल करता उसे समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसकी वाइफ की कॉल उसे आती है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि मैं तो हमारे बेटे को यहाँ से भगा कर ले गई थी, लेकिन फिर भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लोग मेरे से मेरा बच्चा छीन कर ले गए। ये सुनते ही फौरन स्वैन दोबारा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जाता है जहाँ देखता है कि ये लोग अब सभी वैम्पायर्स के शिकार यानी विक्टिम्स को पकड़कर जेलों में कैदियों की तरह भर रहे थे। इन्हीं कैदियों में वो अपने बेटे को भी देख लेता है और टूट जाता है और हर हाल में उन्हें यहाँ से निकालने का फैसला करता है। स्वैन जल्दी से अंदर आता है और अपने बेटे को लेकर जब यहाँ से जाने ही वाला होता है तो एक वैम्पायर उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने बड़े बड़े से दांत निकालकर वो स्वैन पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से गार्ड्स आकर उसे गोलियां चलाकर रोक देते हैं। जिसके बाद एजेंसी के लोग आकर स्वैन को और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर FBI के लोग आ जाते हैं। FBI वाले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को एक परमिशन लेटर दिखाते हुए स्वैन और उसके बेटे को यहाँ से ले जाते हैं, जहाँ जाकर स्वैन FBI की चीफ से मिलता है जो उसे बताती हैं कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर वैम्पायर्स को ठीक करने के लिए वैक्सीन बनाना चाहती हूँ। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि वैम्पायर्स को मुजरिमों की तरह ट्रीट किया जाए, ऐसे उनके अंदर का इंसान मर सकता। तभी वैम्पायर बने इंसानों को एक फैसिलिटी के अंदर रखेंगे जहाँ पर उनका इलाज होगा और एक जगह रहने की वजह से वायरस बाहर भी नहीं फैलेगा। स्वैन भी यही चाहता था, इन दोनों का ही मकसद एक था, तो स्वैन मदद करने के लिए मान गया। दूसरी तरफ अब हमें उस ब्लॉगर को दिखाया गया जो सारी डॉक्यूमेंट्री बना कर यूट्यूब पर वीडियोस डाल रही थी। अब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वाले वो न्यूज ब्रेक्स करना ही नहीं चाह रहे थे जो वो व्लॉगर कर रही थी। उसे मारने के चक्कर में वो उसके फ्रेंड को मार देते हैं और ऐसे उस व्लॉगर को गुस्सा आ जाता है और अपना बदला लेने के लिए वो भी माइकल के साथ मिल जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकल ऑनलाइन आकर पूरी दुनिया को बताता है कि किस तरह नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लोग वैम्पायर बने इन इंसानों के साथ इंसानियत से भी गिरा हुआ सलूक कर रहे हैं, उन्हें कैदी बनाकर रखा हुआ है और उन पर जुल्म भी करते हैं। ये मामला इतना उठ जाता है कि इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहां FBI की चीफ और डॉक्टर स्वैन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का असली चेहरा सबके सामने रख देते हैं और ये बता देते हैं कि जो कुछ माइकल ने कहा वो सब सच था। स्वैन बताता है कि सभी वैम्पायर्स का इलाज करने के बजाय नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लोग उन्हें कैदी बनाकर उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं। अब इस तरह ये सारा का सारा मामला FBI के हाथ में दे दिया जाता है। FBI के लोग सभी वैम्पायर्स बने इंसानों को आजाद कर देते हैं और फिर
और फिर एफबीआई की चीफ और डॉक्टर स्वैन माइकल के पास जाते हैं और उससे समझौता कर लेते हैं कि ये लोग किसी भी वैम्पायर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि ये सब लोग डॉक्टर स्वैन की बनी हुई दवाइयाँ पिएंगे, अपने आप को वैम्पायर से दोबारा इंसान बनाएंगे। ये लोग तो खुद भी अपनी जिंदगियां नॉर्मल करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने आसानी से डॉक्टर स्वैन और एफबीआई चीफ की बात मान ली। ये समझौते की बात हर तरफ फैल जाती है और खुशी का एक माहौल सा फैल जाता है। सभी वैम्पायर्स को उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता है और साथ साथ सभी वैम्पायर्स स्वैन की बनाई दवाई भी पीना शुरू कर देते हैं और उनकी हालत में सुधार भी आने लग जाते हैं। एफबीआई वाले अच्छा काम कर रहे थे और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का नाम काफी बदनाम हो गया था, तो यहाँ पर एक सियासत खेली जाती है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लोग एफबीआई को बदनाम करने के लिए वैम्पायर्स से इंसान बनने वाली डॉक्टर स्वैन की मेडिसिन के अंदर जहर मिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे एक एक करके बहुत सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं और इस तरह सभी के सभी वैम्पायर्स गुस्से में आ जाते हैं। सभी वैम्पायर्स अपने ही लीडर माइकल के भी खिलाफ जाते हैं क्योंकि उसी ने ये समझौता किया था। साथ ही साथ वो स्वैन और एफबीआई के भी खिलाफ होने लगे थे। स्वैन की मेडिसिन से जब मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो एफबीआई के हाथ से भी ये केस ले लिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लोग दोबारा वैम्पायर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं और इस तरह स्वैन का बेटा और एक्स वाइफ भी दोबारा पकड़े जाते हैं। यहाँ वैम्पायर्स ने भी अब माइकल को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया था और जो नया लीडर बना था उसने माइकल को मारने का ऑर्डर दे दिया था और माइकल के साथ सभी रिश्तों को भी मारने का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पे ये लोग माइकल की फ्रेंड को भी मारना चाहते थे, लेकिन माइकल की फ्रेंड ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा माइकल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो इतनी खुदगर्ज लड़की थी कि अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने पार्टनर को ही छोड़ दिया। अब वो इससे पहले कि यहाँ से चली जाती, यहाँ पर उसी की बहन आकर उसे मार देती है और कहती है तुम बहुत खुदगर्ज हो, तुमने सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे वैम्पायर बना दिया और मैं तुमसे अपना बदला लेती हूँ। ये कहते हुए वो उसे मार देती है। यहाँ दिखाया जाता है कि स्वैन ने अपने बेटे निकोलस को ढूंढ लिया था, वो उसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से निकाल लाया था और उसे वो सभी लोगों से छुपाना चाहता था, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आकर स्वैन को बहुत पीटते हैं और उससे उसके बेटे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उसका बेटा वैम्पायर्स की कम्युनिटी का एक मेंबर था। वो यहाँ पर पड़ा रहता है और टीवी पे चलने वाली एक न्यूज़ देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि वैम्पायर्स ने अब अपना एक नया लीडर चुन लिया था, जो वही एफबीआई का एजेंट था जिसने पहली मर्तबा स्वैन को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से भगाया था। वो क्योंकि खुद वैम्पायर बना हुआ था इसीलिए नहीं चाहता था कि स्वैन वैम्पायर्स के लिए कोई मेडिसिन बनाए। इस आदमी को लगता था कि इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और वैम्पायर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर, इसीलिए वैम्पायर्स को इस दुनिया पर और इंसानों पर हुकूमत करनी चाहिए। यहाँ पर वो एक ऐसी मेडिसिन भी सभी लोगों को दिखाता है जिसके अंदर वही वायरस थे जो इंसानों को वैम्पायर में बदल रहे थे और इस वायरस को वो बहुत सारे इंसानों को पिलाकर उन्हें वैम्पायर भी बना चुके थे। स्वैन ये सब सुनने के बाद अपने आप को काफी हारा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था, उसके हाथ से चीजें निकल चुकी थी। वक्त यूं ही गुजर जाता है, टेंशन में काफी महीने गुजर जाते हैं और अब वो ऑफिसर जिसने माइकल को मारने के लिए स्वैन के पीछे एक गार्ड भेजा था और उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वही ऑफिसर यहाँ पे आती है और हमें रिवील होता है कि वो ऑफिसर उस हमले में मरी नहीं थी, बल्कि हमले से पहले ही उसे वैम्पायर्स वहाँ से निकाल के ले गए थे और उसे भी इन्फेक्टेड करके वैम्पायर बना दिया गया था। वैम्पायर बन के वो अपने आप को काफी अकेला अकेला महसूस करने लगी थी, इसीलिए वो स्वैन के पास एक डील लेकर आई थी कि मैं तुम्हारे बेटे को आज़ाद करवा सकती हूँ वैम्पायर्स के चुंगल से, क्योंकि मैं वैम्पायर कम्युनिटी की एक मेंबर हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मुझे वैम्पायर से इंसान बनने वाली मेडिसिन बना कर दोगे जिससे हम लोग दोबारा इंसान बन जाएंगे। अपने बेटे की वजह से स्वैन इस मर्तबा दोबारा